स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है बैटरीज, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बैटरीज से पहले जितना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वो भी पढ़ लिया। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बैटरीज को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करती है। कहने का मतलब है कि इसमें भी कैथोड होगा और इसके अंदर भी एनोड होगा। कहने का दूसरा तात्पर्य ये भी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का सबसे अच्छी डिवाइस है बैटरी, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स को जोड़कर हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, बैटरी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये जो बैटरी है वो दो तरह की बैटरी है, एक प्राइमरी बैटरी है और एक कैसी होती है, एक सेकेंडरी बैटरी होती है। बैटरी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए, प्राइमरी बैटरीज किसको बोला जाता है, प्राइमरी बैटरी उन बैटरीज को बोला जाता है जिसको हम वापस रिचार्ज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है ऐसी बैटरी जिसको हम वापस चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो नॉट चार्जेबल। प्राइमरी बैटरी मीन्स नॉट चार्जेबल, क्लियर है। और सेकेंडरी बैटरी उन बैटरीज को बोला जाता है जो क्या होती है, रिचार्जेबल, रिचार्ज कर सकते हैं, हम उसको वापस चार्ज कर सकते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहला डिफरेंस भी यही है कि बैटरीज है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, ऑब्वियसली करेगी, लेकिन इसमें डिफरेंस है, जो प्राइमरी बैटरी है उसको वापस हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब वापस चार्ज नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडरी बैटरीज उन बैटरीज को बोला जाता है जिनको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है इसके अंदर, प्राइमरी जो बैटरी है, प्राइमरी बैटरी के अंदर यहाँ पर वोल्टेज का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ कहने का मतलब है वोल्टेज कितना है प्राइमरी बैटरी में। दो तरह की बैटरी आती है जो आपके सिलेबस के अंदर है। फर्स्ट तो है लेक्लांसी सेल, जिसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं, और सेकंड है मर्क्यूरिक सेल, ठीक है। तो इसका दोनों सेल का हमें वोल्टेज याद रखना है, जबकि ये किस पे डिपेंड करती है, जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो उसके लोड पे डिपेंड करती है कि कितना लोड वो पर्टिकुलर बैटरी के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लियर है। तो जो प्राइमरी बैटरी है, ये बैटरी कितने तरह की होती है, ये हमारे कोर्स के अंदर दो तरह की है। एक है ड्राई सेल, और ड्राई सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको लेक्लांसी सेल भी बोला जाता है। तो देखिए, जो प्राइमरी बैटरी है उसके अंदर पहली कौन सा है, पहला है ड्राई सेल, जिसको क्या बोला जाता है, लेक्लांसी सेल भी बोला जाता है। और सेकेंडरी है मर्करी सेल, मर्क्यूरी सेल, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेल है जिसको मतलब प्राइमरी सेल को देखो रिचार्ज भी नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब है ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, ठीक है। जबकि ये रिवर्सिबल है, मतलब एक बार चार्ज करने पर वापस डिस्चार्ज भी हो जाएगी और डिस्चार्ज को वापस चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसको हम पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। बल रिएक्शंस होती है। अब देखिए कि इसके अंदर इरिवर्सिबल है, ये रिचार्ज हो सकती है, मतलब वापस रिवर्ट, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल सेल है, क्लियर है। ये दो चीजें आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। बैटरी बहुत सारे सेल को जोड़कर हम बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं, ये दो तरह की होती है, ठीक है। और इसको ये जो प्राइमरी सेल होता है या प्राइमरी बैटरीज होती है, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इसको रिचार्ज कर सकते हैं। और इसके अंदर वोल्टेज आपको याद रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर, जैसे कि लेक्लांसी सेल का वोल्टेज कितना है, ठीक है, मर्क्यूरी सेल का कितना है, क्लियर है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बैटरी के अंदर। और दूसरी चीज देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा। दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन होगी, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। उन रिएक्शंस को कहा जाता है, अभी तक जो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके अंदर तो अभी रेडॉक्स ही पढ़ रहे हैं कि एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, कहने का मतलब एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। तो कुछ इसी तरह प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के अंदर जिसको कैथोड और एनोड
कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, तो ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और दूसरा है कॉम्पिटिशन के हिसाब से, तो कॉम्पिटिशन के हिसाब से आपको पर्टिकुलर बहुत सारे ऑप्शन के अंदर रिएक्शन दे देंगे और उसमें ये पूछा जाएगा कि जैसे लेक्लांसी सेल है, तो इसके अंदर कैथोड कौन बनेगा या एनोड कौन बनेगा या उस कैथोड पे कौन सी रिएक्शंस होगी, ठीक है? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइमरी बैटरीज़। देखिए स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल या फिर उसको लेक्लांसी सेल बोलता जाता है। ये ड्राई सेल का एक टाइप है, वो कौन सा है? ये लेक्लांसी सेल, ठीक है? तो ये जो अपने घड़ी के अंदर क्लॉक के अंदर जो सेल यूज़ किया जाता है, वो सेल कौन सा सेल आता है? वो है लेक्लांसी सेल। कौन सा सेल? लेक्लांसी सेल, क्लियर है? तो नॉट चार्जेबल, फर्स्ट चीज़ तो ये लिखेंगे, नॉट चार्जेबल। सेकंड है आउटपुट वोल्टेज। कहने का मतलब है केमिकल जो रिएक्शंस होती है, जैसे गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या बोलेंगे कि ये सारे केमिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करता है वो कौन होता है? बैटरीज होता है, ठीक है? तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत आता है और इसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो आपको याद रखना है 1.5 वोल्ट। कितना? 1.5 वोल्ट इसका वोल्टेज है। किसका? लेक्लांसी सेल का या फिर ड्राई सेल का, क्लियर है? और थर्ड देखिए इसके अंदर यूज इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स। ये घड़ी के अंदर जो सेल का इस्तेमाल किया जाता है वो सेल कौन सा होता है? वो सेल होता है लेक्लांसी सेल, क्लियर है? और वो कंटेनर जो होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है जिंक का। किसका? जिंक का एक कंटेनर होता है, ठीक है? जैसे आप घरों के अंदर बैठ, ये क्लॉक के अंदर नहीं है सेल, बस ऐसा ही कुछ सेल है, जैसे इस तरह से ये सेल है, ठीक है? और इसको क्या किया जाता है? इसकी कोटिंग की जाती है, तो ये इस तरह से कुछ बनाया जाता है इसको। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, काम चल जाएगा अपना, ओके? ये जो जिंक जो इसका कंटेनर है वो कंटेनर किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। और ये किसकी तरह काम करता है? ये जिंक यहाँ पे एनोड की तरह काम करता है। देखिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि बैटरीज के अंदर आपको कैथोड और एनोड पे कौन जाएगा और उसकी रिएक्शन क्या होगी। ये आपके बोर्ड के एग्जाम से में, आपके कंपटीशन के एग्जाम में यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही पूछा जाता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कंटेनर है वो जिंक का बना हुआ है और कंटेनर खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वो एनोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पर एक ग्रेफाइट की रोड आएगी, लेकिन इसको देखो जो रोड बना रहे हो वो रोड इस जिंक के कंटेनर से टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इसको ऊपर बनाइएगा, ठीक है? और ये क्या है? ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट की रोड है। किसकी? ग्रेफाइट की, क्लियर है? और ये ग्रेफाइट की जो रोड है वो किसकी तरह काम करेगी? वो करेगी कैथोड की तरह। किसकी तरह? कैथोड की तरह। अब देखिए इस कंटेनर और इस ग्रेफाइट के बीच का ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस के अंदर एक पेस्ट भरा जाएगा। इस स्पेस के अंदर क्या भरा जाएगा? एक पेस्ट भरा जाएगा। और वो पेस्ट किसका है? देखिए समझिए, वहां पे आएगा एक जिंक क्लोराइड। यही आपको याद रखना है कि इसके अंदर पेस्ट किसका भरा जाता है, या फिर वहां पे ग्रेफाइट जो है किसकी तरह काम करता है, या एनोड की तरह कौन काम करता है, ये सारी चीजें पूछी जाती। तो यहाँ पे एक जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का और MnO2 और प्लस कार्बन, ब्लैक कार्बन का पाउडर, इसका ये क्या बनाया जाता है? यहाँ पे ये पेस्ट भरा जाता है। तो ये देखिए ये क्या है? एक कंटेनर है और ये कंटेनर किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। और जिंक किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड की तरह। अब यहां से ये इसकी क्या है? कैप है।
और ये कैप जो है वो किसे, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, ग्रेफाइट जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये किसकी तरह काम कर रहा है, कैप जो है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह, कैथोड की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर, और यहाँ पर जो कैथोड और एनोड के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो बीच का गैप है, और इस गैप के अंदर एक पेस्ट भरा जाता है, वो पेस्ट किसका है, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, MnO2 और ब्लैक कार्बन का पाउडर को फिलअप किया जाता है, इसके अंदर एक पेस्ट भरा जाता है। अब देखिए, जब हम इस तरह से एक सेल होता है ना, अपन जो यूज करते हैं घरों के अंदर या क्लॉक के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जैसे स्प्रिंग लगी हुई होती, और इस तरह से मतलब यहां से बल्ब को जोड़ लो और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा यहां से, और इस तरह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ से प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये प्राइमरी बैटरी है। तो अब इसके अंदर ये तो हमें समझ में आ गया कि ये जिंक है, और यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, लेकिन अब हमें रिएक्शन देखनी है कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा। तो देखिए, पहले लिखते हैं हम एनोड की। ठीक है, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर कौन है, जिंक है, एनोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, जिंक बिहेव कर रहा है। कहने का मतलब है एनोड पे कैसी रिएक्शन होगी कि जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑब्वियसली क्योंकि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, वो लूज कर देगा। तो ये किस इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हुई है, ये एनोड पे हुई, किस पे हुई, एनोड पे। ठीक है, और इसी तरह से हम किसका देखेंगे, कैथोड का, कि कैथोड पे हमेशा क्या होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है, और रिडक्शन होगा इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोड़ेंगे। क्लियर है? यहाँ पर जो MnO2 का पेस्ट, जो पेस्ट के अंदर MnO2 भरा हुआ है, तो देखिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड जो है MnO2, इसके अंदर Mn की, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये सब चीजें करवा रखी है कि एक ऑक्सीजन -2 देता है, तो 2 कितने देंगे, -4, तो ये कैसा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट वापस बता देती हूँ, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4, क्योंकि मेटल पे कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। कहने का मतलब है मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, कहने का मतलब है उस पर प्लस चार्ज ही आएगा। तो इसके अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है 4। ये रिएक्शंस आपको याद भी रखनी है कि ये रिएक्शंस कैसे होगी, क्योंकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। क्लियर है? ये +4 है, और +4 से ये किस में कन्वर्ट होगी, ये +3 के अंदर कन्वर्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट घटकर कितनी, +4 से +5 तो नहीं होगी ना, +5 होगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा, ये +3 के अंदर जाएगा, किसके अंदर, +3 के अंदर जाएगा Mn। तो अब देखिए कि +3 के अंदर जाएगा तो फिर कैसे करेंगे, OH और O। अब देखिए एक OH पे कितना चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3, इसका मतलब यहाँ Mn कैसा रख रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। अब देखिए कहने का मतलब है, देखो ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन 2 इधर भी है, लेकिन यहाँ पर ऐड कौन हो गया, हाइड्रोजन। और आपको ये भी बताया है कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन है। कहने का मतलब है अब ये कहाँ से लाएं H, तो हमें पता है ये इस पेस्ट में अमोनियम जो क्लोराइड है उसके पास में H प्रेजेंट है, तो हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे यहाँ पे, प्लस NH4+। ओके, अब देखिए रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर OH जुड़ गया, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में OH जुड़ा, तो ये H आया कहाँ से, ऑक्सीजन तो हमें पता है कि MnO2 के पास में है, मतलब ऑक्सीजन है, एक H आया है, तो वो पेस्ट में से लिया है, और पेस्ट में कौन है, अमोनियम क्लोराइड, तो NH4। ठीक है, एक हाइड्रोजन Mn को दे दी। अब इसके पास में कितने हाइड्रोजन बचे, इसके पास में 3 हाइड्रोजन बचे,
कहने का मतलब है ये पीछे क्या बना, NH3 अमोनिया गैस की फॉर्म में ये प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए इसका मतलब है कि ये जो अमोनिया है, ये इसका प्रोडक्शन यदि ज्यादा बढ़ गया तो वहां पर ब्लास्ट होने की ज्यादा टेंडेंसी रहती है। तो ये अमोनिया जो है ना, अब पीछे किसके देखो, अमोनियम क्लोराइड हमने यूज कर लिया, MnO2 यूज कर लिया, अब लास्ट में क्या बचा है, जिंक। इसका मतलब ये जिंक जो होती है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है। तो अमोनिया रिएक्ट विथ NH3 रिएक्ट विथ जिंक। अमोनिया जो है वो किसकी फॉर्म में है, ये गैस की फॉर्म में, और ZnCl2 में जिंक किस कौन सी फॉर्म में, Zn+2 में। और इस तरह से इनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स को आपको याद रखना है। कहने का मतलब है फाइनल रिएक्शन वो नहीं है, फाइनल ये है। वापस चीजें समझा देती हूँ। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड टर्मिनल पे होता है। रिडक्शन कौन से टर्मिनल पे होता है, कैथोड पे होता है। आपको स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने ये लैक्रांसी सेल बनाया तो मैंने बोला ये जो कंटेनर है वो जिंक का बना हुआ है। तो ऑब्वियसली जिंक किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, जिंक+2 में कन्वर्ट हो गया। और जिंक+2 में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का लूज होना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन वाले में रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड टर्मिनल में होता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हमने जो पेस्ट लिया था, ये जो पेस्ट है, क्योंकि ये कैथोड टर्मिनल है, ठीक है, इस पेस्ट में से MnO2 है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर कई बार एग्जाम्पल मतलब एग्जाम के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का वो इस तरह से बना के देता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आपको याद रखना है, ये मैंने ये N थोड़ा अलग ऐसे है ना, Mn, और ये OH है, ठीक है, OH और O इस तरह का फॉर्म हो रहा है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट बना क्या, यहाँ OH2 O2 कुछ भी कर सकता है, ऑप्शन कैसे भी बदल सकते हैं। तो Mn OH और O, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट घटी तो +4 से ये +3 में गया, और इसके बाद में यहाँ से जो हाइड्रोजन की जो इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो हाइड्रोजन बना, तो वो हाइड्रोजन आया कहाँ से, वो आया था अमोनियम क्लोराइड से, ठीक है, ये अमोनियम आयन से, ठीक है। इसने अपना एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे, 3। तो ये कौन सी फॉर्म के अंदर चला गया, अमोनिया की फॉर्म में। और अमोनिया क्या है, एक गैस है, एक बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव गैस है। तो इस तो इसको इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए जो इस पेस्ट के अंदर जो जिंक है, जो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ZnCl2 है ना, तो जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 में। तो मैंने बोला कि जो अमोनिया है वो Zn+2 से रिएक्ट करता है और एक इस तरह का एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स भी याद रखना है, ये एक अमोनिया गैस भी याद रखना है कि कौन सी गैस का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे H2 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, O2 भी दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो लेक्लांसी सेल है उसके अंदर अमोनिया गैस रिलीज होती है, और सेकेंडरी इस कॉम्प्लेक्स को याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपका प्राइमरी जो सेल के अंदर जो लेक्लांसी सेल है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसका वोल्टेज आपको बता दिया है कि इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। मरकरी सेल, और ये भी किस तरह का सेल है, ये भी एक प्राइमरी बैटरी है। कहने का मतलब है ये भी रिचार्ज नहीं होती है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर क्या लिखेंगे, नॉट रिचार्जेबल, नॉट चार्जेबल लिख सकते हैं इसको, क्लियर है। सेकंड इसके अंदर लिखेंगे कि ये किसके अंदर, ये क्लॉक के अंदर, वॉच के अंदर, इसको वॉच के अंदर, और इसको और हियरिंग एड्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। एड्स के अंदर जो जिसको सुनाई कम देता है ना, तो वो मशीन लगाते हैं। तो उस मशीन के अंदर जो बैटरी होती है वो बैटरी कौन सी होती है, ये मरकरी सेल वाली होती है। कहने का मतलब प्राइमरी बैटरी होती है, और इसको वापस क्या करना पड़ता है, सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो सेल दूसरा लगाना पड़ता है, ठीक है। और इसका थर्ड है इसका वोल्टेज, इसका आउटपुट वोल्टेज है
35 वोल्ट। इसको आपको ध्यान रखना है। वोल्टेज इसको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर वोल्टेज पूछ लिया जाता है क्योंकि इनका वोल्टेज फिक्स होता है। क्लियर है? अब देखिए मरकरी, मरकरी किसको बोला जाता है? मरकरी Hg, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा मेटल है जो सॉलिड स्टेट में ना होकर कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एकमात्र ऐसी मेटल है मरकरी, ठीक है। ये पानी जैसी होती है। क्लियर है? अब देखो मरकरी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अमलगम। क्या? अमलगम। मरकरी बोले तो अमलगम, ठीक है। यदि ये अमलगम कहने का मतलब है मरकरी जिंक के साथ ऐड होती है तो जिंक अमलगम कहते हैं, ठीक है। कॉपर अमलगम कब बोलते हैं? जब कॉपर के साथ मिक्स होती है, ठीक है। निकल अमलगम कब बोलते हैं? जब निकल के साथ ऐड किया जाता है। तो अमलगम का मतलब कौन है? मरकरी, ठीक है। तो जो मरकरी सेल है, इस सेल के अंदर हम वही चीज है, आपको पहले ही बताया कि आपको कैथोड और एनोड की रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर एनोड जो होगा, एनोड टर्मिनल है वो किसका बना हुआ है? एनोड टर्मिनल है वो बना हुआ है जिंक अमलगम का। किसका? जिंक अमलगम का, ठीक है। और यहाँ पे जो कैथोड है वो उस कैथोड पर होगा मर्करिक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन बोले तो ग्रेफाइट, ठीक है। और इसके साथ में एक पेस्ट भरा होगा, जैसे कैथोड में उधर भी तो पेस्ट भरा हुआ था, ग्रेफाइट के साथ अमोनियम क्लोराइड था, जिंक क्लोराइड था, MnO2 था। इसी तरह से इसमें पेस्ट भरा हुआ होगा, उसमें होगा KOH या NaOH, कोई भी हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। और एक होगा जिंक ऑक्साइड का, ये दोनों क्या है? ये एक पेस्ट की फॉर्म के अंदर काम करेगा, ठीक है। एनोड कौन? जिंक अमलगम। और कैथोड कौन? कि मर्करिक ऑक्साइड और एक ग्रेफाइट होगा, और यहाँ पे एक पेस्ट भरा हुआ होगा, और उस पेस्ट के अंदर एक कोई भी बेसिक सॉल्यूशन हो गया, और बेसिक मतलब बेसिक मीडियम रखा जाता है, और एक होगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए हमें कैथोड और एनोड के अंदर, कहने का मतलब एनोड किधर? एनोड लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड किधर? राइट हैंड साइड में। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड वाली रिएक्शन हम लिखते हैं, ठीक है। एनोड पे किसका? जिंक अमलगम है, ठीक है। और ये जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Zn+2 में कन्वर्ट होगी। तो Zn+2 में कन्वर्ट होगी तो ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब हमारे पास तो अब जो पेस्ट है, ठीक है, इस पेस्ट में से ये जिंक अमलगम है, और जिंक अमलगम के साथ कौन रिएक्शन करेगा कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? OH से, कि KOH है तो यहाँ पर हम लिखेंगे OH। ये क्या देगा? अपने को ऑक्सीजन देगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन देगा तो एक हाइड्रोजन भी बचा हुआ होगा, ठीक है। क्या बचा हुआ होगा? ये जिंक अमलगम है और OH से रिएक्शन कर रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है। ये ऑक्सीजन जो हमें कहाँ से मिल रहा है? ये पेस्ट है, उसमें भी हमने पेस्ट में से ही, वो पेस्ट ही जो है उसी के अंदर हम रिएक्शंस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो KOH है तो ये कैसे टूटेगा? K+ और OH-। हमें तो आयंस चाहिए, क्योंकि ये कैसा है? जिंक तो पॉजिटिव चार्ज रखता है, मेटल है ना, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाले ही आएंगे। तो यहाँ पर OH हमें कहाँ से मिला? KOH से मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जिंक ऑक्साइड बन गया, लेकिन अब रिएक्टेंट साइड में H तो बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? H बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसको डबल किया, इसको डबल किया तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? ये भी 2 हो गए। तो एक ऑक्सीजन तो हमने काम ले लिया, इसका मतलब एक ऑक्सीजन बचा, हाइड्रोजन कितने बचे? 2। तो ये हो गया H2O। ये क्या हो गया? H2O। और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स? जितने रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोडक्ट में होने, और इलेक्ट्रॉन का लूज होना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन का लूज होना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसका मतलब देखिए बैलेंस करके, और जो ये मरकरी है वो मरकरी किसकी फॉर्म में? ये गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा, ये गैस फॉर्म के अंदर बाहर रिलीज हो जाएगी, ये प्रोडक्ट के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। ये हमने रिएक्शन कर लिया है एनोड का, और अब सेकंड हम रिएक्शन कर रहे हैं कैथोड का। और कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन।
कहने का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पर मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे x वही -2 बाहर जाएगा +2, मरकरी ऑक्साइड में जो मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, तो +2 से मरकरी किस में जाएगी, 0 में, और +2 से 0 में जाना ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब देखिए, अब रिएक्टेंट साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब और भी एक प्रोडक्ट बनेगा, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा इसको, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये पेस्ट बना हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर वाटर का अमाउंट भी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H2O। क्या लिखेंगे, H2O। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2OH माइनस। क्या लिखेंगे, 2OH माइनस। तो यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन, यदि यहाँ पर इसने गेन किया तो यहाँ पे लिखेंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना ही क्या होता है, रिडक्शन। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, H2 से H2, क्योंकि रिएक्टेंट किससे कैंसिल आउट होता है, प्रोडक्ट से कैंसिल आउट होता है। ठीक है, अब देखिए कितने OH है, 2 OH है, 2 से 2H कट गया, और इसकी फाइनल रिएक्शन हमने क्या बना दी कि ये जिंक अमलगम जो किसकी तरह का बिहेव कर रहा है, रिएक्टेंट साइड को रिएक्टेंट साइड लिख दो, प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट साइड लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया, ये OH कट गया, कुछ नहीं। अब देखो इधर रिएक्टेंट साइड में इसमें क्या है, मरकरी ऑक्साइड। ओके, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, और इधर क्या बना, प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड। ओके, और ये मरकरी। अब देखिए ये फाइनल रिएक्शन है। अब यहाँ जिंक अमलगम है, ठीक है, और यहाँ जिंक अमलगम जिंक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 0 से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, ये +2 में। ये किस में गया है, 0 से +2 में गया, और +2 में गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो मरकरी ऑक्साइड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहाँ मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या है, रिडक्शन है। और यही क्या है, यही रेडॉक्स रिएक्शन है, यही मरकरी की रिएक्शन है। तो आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ कि जो मरकरी सेल है, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, ये वॉच में, हियरिंग एड्स में इसको यूज किया जाता है। इसका आउटपुट वोल्टेज 1.35 है। ठीक है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो है जिंक अमलगम, और मतलब जिंक अमलगम एज ए एनोड काम कर रहा है, और कैथोड जो है उस कैथोड पे मरकरी ऑक्साइड और ग्रेफाइड है, उसके साथ में एक पेस्ट भरा हुआ है, बेसिक प्लस जिंक ऑक्साइड का पेस्ट भरा हुआ है। इस पेस्ट को स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन के अंदर बहुत पूछा जाता है, और हमें तो बस ये याद रखना है कैथोड पे कौन जाता है और एनोड पे कौन जाता है। तो एनोड पे जिंक अमलगम है, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूज होंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इस पेस्ट में से OH ले लिया जाएगा, और जितने OH है इसके अंदर ऑक्सीजन गेन करने के बाद में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बच रहा है, वो प्रोडक्ट लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे कौन, मरकरी ऑक्साइड काम करता है, ठीक है, और मरकरी ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, मरकरी के अंदर कन्वर्ट होता है। अब पीछे यहाँ पे कौन बच गया, ऑक्सीजन। ठीक है, इस पेस्ट के अंदर, किसका पेस्ट बोले तो उसके अंदर लिक्विड फॉर्म तो होगा H2O। H2O इसके अंदर ऐड किया तो ये OH बन गया, OH से OH कैंसिल आउट हो गया। ये अपनी एक फाइनल रिएक्शन हो गई, जो है किसकी, मरकरी सेल की। ये एक प्राइमरी सेल है। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी उन बैटरी को कहते हैं जो क्या होती है, जो रिचार्ज हो सकती है, जो रिचार्जेबल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इसके बारे में लिखेंगे, ये रिचार्जेबल है। क्लियर है, कहने का मतलब है इसको बार बार हम चार्ज कर सकते हैं। और सेकंड है, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रिवर्सिबल रिएक्शन। कहने का मतलब है एक बार डिस्चार्ज होगी फिर वापस उसको चार्ज किया जाएगा। तो देखिए इसको समझिएगा कि
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जिसके अंदर गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल क्या करता है? गैल्वेनिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोवाइड करता है वही क्या होता है? वही बैटरी बोला जाता है उसी को। तो ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है। मान लीजिए और जैसे-जैसे इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो जैसे फ़ोन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या होना शुरू हो जाती है? वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, ठीक है? जैसे-जैसे वो डिस्चार्ज होगी वैसे-वैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है? उसके बाद में क्या होगा? वो फाइनली डिस्चार्ज होगी तो उसको वापस हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वापस उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? ये कौन-सा सेल करता है? ये गैल्वेनिक सेल करता है, ठीक है? और इसको यदि वापस कन्वर्ट करना चाहे तो यही तो रिचार्जेबल रिएक्शन है, मतलब यही तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ से डिस्चार्ज होगी और यहाँ से वापस चार्ज होगी। तो आपको बताया था जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में वापस कन्वर्ट करता है? वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे कौन आएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स वो वापस क्या होता है? रिचार्ज होता है। इधर डिस्चार्ज होएगा, इधर रिचार्ज होएगा, वापस चार्ज होगा, ठीक है? तो जो लेड स्टोरेज बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी के अंदर हम किसका स्टडी करेंगे? हम करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी का। क्लियर है? बैटरी है उसका टाइप है लेड स्टोरेज सेल, ठीक है? लेड किसको बोला जाता है? लेड किसको बोला जाता है? लेड बोला जाता है पीबी को। किसको? पीबी को, ठीक है? अब ऑब्वियसली ये भी कैसा है कि इसमें ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, मतलब इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी क्या होगा? कैथोड होगा और एनोड होगा, ठीक है? तो हम लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखते हैं? एनोड, ठीक है? राइट हैंड साइड क्या लिखते हैं? कैथोड, ठीक है? अब देखिए और इसको समझिए कि एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। आपको यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें समझनी है और ये इतना बोर्ड पे जो लिखा है आपको फालतू की हिस्ट्री कुछ नहीं लिखना है। यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव बनेंगे और सब्जेक्टिव में भी आप जो बोर्ड पे लिखवाया है सिंपल सिंपल चीजें आप लिख लो, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कैथोड पे जो रिएक्शंस है वो कैसी किसकी हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है? और एनोड पे कैसा हो रहा है, बस। कैथोड एनोड की रिएक्शन आ रही है तो आपका नंबर कहीं से भी नहीं कटेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ एनोड है और यहाँ कैथोड है। जो जैसे हमने रिएक्शंस की तो वहां पर हमने साल्ट ब्रीज किया था, ठीक है? और यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैथोड और एनोड के बीच में यहाँ पे क्या भरा होता है? यहाँ पेस्ट भरा हुआ होता है। किसका? ये पेस्ट भरा हुआ होता है। अब किसका यहाँ पे फिल होता है पेस्ट? वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं एनोड पे। देखो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो पीबी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? पीबी कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2 के अंदर या पीबी SO4 सल्फेट के अंदर, ठीक है? तो सल्फेट की क्या चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। तो वो पीबी पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2। इसका मतलब पीबी किस में कन्वर्ट होगा? PbSO4 के अंदर कन्वर्ट होगा। अब जो ये कैथोड है, कैथोड के अंदर क्या होगा? PbO2 है, वो किस में कन्वर्ट होगा? ये पीबी सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब देखिए इसके अंदर कैथोड या एनोड दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट है, कहने का मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, तो यहाँ पे भी लेड सल्फेट है और यहाँ पे भी देखिए लेड सल्फेट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बच्चे कभी तो इधर कर देते हैं कभी उधर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सल्फेट पे कितना आता है? -2, ठीक है? पीबी पे कितना हो जाएगा? -+2। ओके, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एट
एनोड टर्मिनल। इसी तरह से PbO2 है तो यहाँ पे लेड की एक ऑक्सीजन -2 देता है, 2 कितना देंगे -4, तो Pb पे आएगा तो क्या आ जाएगा +4, और ये कितने में Pb+2 में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओके, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और यहां पर जो ये पेस्ट भरा, ये सल्फेट जो आ रहा है वो किस में से आ रहा है, आपको देखो प्राइमरी सेल के अंदर भी जितनी भी हमने रिएक्शंस की, जो भी रिएक्टेंट हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो कहां से लेते हैं, उसके पेस्ट में से लेते हैं। और पेस्ट किसकी तरह काम करता है, वो पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे जो पेस्ट होगा वो 30% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का पेस्ट होगा। ठीक है, और ये 30% H2SO4 का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ऑब्वियसली प्योर तो होगा नहीं, 30% है। ठीक है, लेड को चाहिए तो लेड को दे देगा सल्फेट, और इधर कैथोड वाले को चाहिए तो कैथोड वाले को दे देगा। ठीक है, पेस्ट में से ही हम रिएक्शंस को उठाते हैं। तो हम सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना कि भाई ऐसा सा कुछ होता है, और फाइनल दोनों का प्रोडक्ट ही क्या बनता है, लेड सल्फेट बनता है। ठीक है, तो एनोड के अंदर हम सबसे पहले रिएक्शंस करते हैं कि एनोड पे किस तरह से रिएक्शंस होती है। अब देखिए, जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो इस तरह की कुछ बैटरीज होती है जिसके अंदर एनोड भी होता है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। अब देखिए, जो ब्लैक वाला मैंने मार्कर से किया है वो कौन है, एनोड है, जो कौन है, लेड है। ठीक है, Pb। ठीक है, और जो रेड कलर से जो मैंने सेल बना रखा है वो कौन है, वो है कैथोड। कौन है, और कैथोड। और कैथोड की तरह कौन काम कर रहा था, लेड डाइऑक्साइड। PbO2 को क्या बोला जाता है, लेड डाइऑक्साइड। क्लियर है, और इस तरह से आपके एनसीईआरटी के अंदर इस तरह का ये सेल दे रखा है, और ये जिसके अंदर ये डूबा हुआ है वो कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है, बोले तो पेस्ट है। डाइल्यूट H2SO4 है, 30% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो आप समझ लो कि वो डाइल्यूट ही है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 है। अब सबसे पहले हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड की रिएक्शन हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो एनोड का ही सबसे पहले लिखेंगे। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में एनोड आता है और एनोड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो उस इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करने वाला होगा। ठीक है, इसलिए पहले रिएक्शन किसकी लिखते हैं, एनोड की लिखते हैं। तो एनोड पर कौन है, Pb। ओके, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb। आपको बताया था कि दोनों, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, आपको वो वाले रिएक्शन याद आनी चाहिए। कैसे, ये बनाया ना मैंने, Pb सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वो पेस्ट भरा हुआ है, और इधर लेड डाइऑक्साइड है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 के अंदर। इसका मतलब है कि PbSO4 में कन्वर्ट होगा। तो ऑब्वियसली इसको किसकी जरूरत होगी, सल्फेट में कन्वर्ट होने के लिए SO4 की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये आपको पता है कि पेस्ट में से ही हम लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ होगी, सल्फेट के साथ। किसके साथ, सल्फेट के साथ। ठीक है, और ये जो लेड है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बना लेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। क्लियर है, तो ये हो गई आपके एनोड की रिएक्शन। सेकंड हम किसकी करेंगे, कैथोड पे। कैथोड टर्मिनल पे जो रिएक्शंस हो रही है, और वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना ही क्या कहलाता है। अब देखिए, यहां पर कैथोड पे, कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, PbO2, बोले तो लेड डाइऑक्साइड। और वो आपको बताया था वो भी किस में कन्वर्ट होगा, PbSO4 के अंदर। ऐसे याद रख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर किस किस के साथ रिएक्शन हो रही है तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है, अब देखो ये PbO2 है, और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, PbSO4 के अंदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे सल्फेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया SO4-2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Pb एक है, Pb एक है, सल्फेट कितना है, एक है, हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ऑक्सीजन को इधर क्या, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो बचा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पर किसकी जरूरत होगी, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे हुए, ऑक्सीजन बचे हुए 2।
ठीक है? तो हमें पता है कि ये एसिडिक मीडियम है और एसिड जब भी रिएक्शन करता है वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो ऑब्वियसली जब वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा कितने, H2O, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 4 की। 4H प्लस होगा, देखो इधर, तो यहाँ पे 2H2 हो जाएगा, ठीक है? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन होने की वजह से हमने क्या लिया यहाँ पे, 4H लिया, अदरवाइज 2H हो जाता है, ठीक है? यहाँ ऑक्सीजन, ताकि जितने रिएक्टेंट साइड, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही किस साइड होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड होने चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखो -2, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, +4, +4, मतलब +4 और -2, और इधर क्या है, 0 है। इसका मतलब यहाँ पर 0 करने के लिए ये किसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये +2 होगा, ठीक है? इधर भी 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन, जो कहाँ पे होता है, कैथोड पे। बैलेंस करके देख लीजिए, देखो +4 लिख दिया, -2 तो वैल्यू क्या आएगी, +2 की आएगी। तो इसका मतलब इधर तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0 है, तो इधर भी 0 ही होना चाहिए। इधर 0 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको समझाया था कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और इसने भी अपना ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज किया, और इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज किया या इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, कैंसिल आउट हो गया, ओके? अब यहाँ के अंदर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है? और तो कोई नहीं। अब इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है? जो रिएक्टेंट साइड है उसको रिएक्टेंट साइड लिख देते हैं, जो प्रोडक्ट साइड है वो प्रोडक्ट साइड रिएक्शन हो जाएगी, और ऐसे हम लेड स्टोरेज की एक पूरी रिएक्शंस को लिखते हैं, ठीक है? इधर कौन है, पीबी, ओके। फिर कौन है, PbO2, ओके। सल्फेट कितने हैं, 2 सल्फेट है, तो मैं एक ये सल्फेट और एक ये सल्फेट, 2 सल्फेट हो गए, तो 2SO4 - 2 हो गए, ठीक है? यहाँ पर कितने H है, 4 H है, प्लस 4 H प्लस, ओके, ये तो नहीं कट रहा है, और यहाँ से क्या बन रहा है, 2PbSO4, देखो एक PbSO4, एक ये है इस प्रोडक्ट का, और ये वाला इसका है, तो PbSO4, और क्या बचा है, प्लस 2H2 प्लस 2H2। अब देखो Pb और PbO2 दोनों ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 में। जितने H प्लस है एसिडिक मीडियम है ऑब्वियसली, और ये सल्फेट है, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, PbSO4 के अंदर, ठीक है? और यहाँ पर हमें क्या लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी क्या लिखनी पड़ेगी, एनर्जी। इसका मतलब यहाँ से जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो एनर्जी कैसी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये जो इस तरह से ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये कैसा है, गैल्वेनिक सेल, कैसा है, गैल्वेनिक सेल। कहने का मतलब रिएक्शंस हो रही है और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है? जो केमिकल एनर्जी है वो किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, वही तो गैल्वेनिक सेल है। और इसको वापस अब हमें रिचार्ज करना है, तो इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, इसको उल्टा लिख देंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और उस सेल को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है। तो इसको आप उतार लीजिएगा, और वापस एक बार समझा देती हूँ कि चाहे लेड हो, ये लेड जो है वो एनोड की तरह काम करता है, लेड डाइऑक्साइड है कैथोड की तरह काम करता है, दोनों के अंदर प्रोडक्ट लेड सल्फेट बनेगा। इसका मतलब पेस्ट हमने लिया है 30% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है? इसका मतलब दोनों ने सल्फेट के साथ रिएक्शन किया है। अब यहाँ पे जितने ये एसिडिक मीडियम है H2SO4, वहां से ही तो H प्लस है, क्योंकि H2SO4 कैसे डिसोशिएट होगा, ये बनेगा 2H प्लस प्लस SO4 - 2, सबका यूज होगा जो पेस्ट में है, ठीक है? और हमें पता है इधर ऑक्सीजन 2 है, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, 4 हाइड्रोजन लिए ताकि H2 का फॉर्मेशन हो सके, और इस तरह से आपका ये ओवरऑल रिएक्शन है। कहने का मतलब है एक रेडॉक्स रिएक्शन है, एक कैथोड टर्मिनल बना रहा है, एक एनोड टर्मिनल बना रहा है, ठीक है? ये ब्लैक वाला जो है सारा एनोड का बताया, इसका मतलब बहुत सारी सेल्स को जोड़कर और इस बैटरी का फॉर्मेशन किया है। ये लेड स्टोरेज बैटरी है, और ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, किसके अंदर,
आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर लेड स्टोरेज बैटरी का ज़्यादा आता है, कई बार देखा है मैंने। और जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन के अंदर ये वाली जो रिएक्शन पूछा जाता है कि इसके अंदर ये क्या बन रहा है, या PbO2 इधर कर देते हैं या लेड सल्फेट इधर कर देते हैं। कहने का मतलब है, जो बोर्ड पे लिखा है ना, इतना आप लिख दोगे, तो आपका कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी आप ऑब्जेक्टिव निकाल के देखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और बोर्ड के हिसाब से तो ये लिख दोगे तो फिर वारे नारे हो जाएँगे। ठीक है? ये आपका सेकेंडरी सेल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूल सेल। अब देखिए फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल द गैल्वेनिक सेल इन व्हिच द कंबशन एनर्जी ऑफ फ्यूल लाइक H2, CH4, मिथेनॉल is converted into electrical energy is called fuel cell। मतलब ये भी क्या है, एक गैल्वेनिक सेल की तरह ही है, लेकिन इसमें कंबशन रिएक्शन होती है। कहने का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि हाइड्रोजन को, मीथेन को, मिथेनॉल को यदि इनका कंबशन किया जाता है तो एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसको फ्यूल सेल बोला जाता है। सेकेंडरी है मोस्ट सक्सेसफुल fuel cell, the reaction of H2 and O2 is used to form H2। कहने का मतलब है वाटर को बनाने के लिए, H2O को बनाने के लिए वो सबसे ज्यादा, क्योंकि H2 है वो कंबशन किसके साथ कर रही, कंबशन दहन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो हाइड्रोजन कंबशन विथ O2 टू गिव्स वाटर। तो इसका मतलब फ्यूल सेल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसमें है, H2 को फॉर्म करने में है, H2 को बनाने के लिए है। इसका मतलब जो अंतरिक्ष के अंदर जो साइंटिस्ट जाते हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि पानी का कैन लेके जाएंगे, ठीक है। और जैसे सुनीता विलियम्स है, गई तो बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन कई महीनों तक वहां रहना पड़ा। तो वहां पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि फोन करके बोले कि भाई हमारे तो पानी खत्म हो गया, कैन भिजवा दीजिए ऊपर। तो ऐसा सिस्टम नहीं होता है। वहां पे फ्यूल सेल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर H2 की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाती है, O2 के साथ रिएक्शन करवा दी जाती है। लेकिन ये जितना बोलना इजी है ना, उतना इजी नहीं है। ये तो हम एक सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। डायरेक्ट मेथड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज होती है ना, वो एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। कहने का मतलब है जब H2 O2 के साथ रिएक्शन करता है और H2 का फॉर्मेशन करता है, तो उसके साथ जो एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो डायरेक्ट मेथड नहीं देख रहे हैं, हम तो इनडायरेक्ट मेथड देख रहे हैं फ्यूल सेल का, ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमारा H2 का फॉर्मेशन भी हो जाए, ठीक है। तो हम जो देख रहे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है, और फ्यूल सेल का सबसे ज्यादा यूज भी H2 मतलब H2 को बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? सेल के अंदर क्या रिएक्शन होगी, H2 रिएक्ट किसके साथ करेगा, O2 के साथ, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बना। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ O2, ठीक है। और इसके साथ में एक एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए फ्यूल सेल भी कैसा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कहने का मतलब है इसमें भी एक कैथोड की तरह काम करेगा और एक एनोड की तरह काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 में, इसमें है 0 में। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन -2 रखता है, इसको देखिए H2O है। यदि हमें H2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x, एक ऑक्सीजन कितना देता है, -2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू +1। इसका मतलब हाइड्रोजन 0 से किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है। किस में जा रहा है, +1। एक हाइड्रोजन इसमें जा रहा है, 2 का कर देते हो, ये +2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 2x इक्वल टू +2। अब देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट O2 कितने में, यहाँ पे एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है, ठीक है। अब देखिए 0 से ये किस में गया, +2 में गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ या रिलीज हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी तो इसको क्या, ये किसकी तरह काम करेगा, ये करेगा, ऑक्सीडेशन होता है जिसको, वो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना भी क्या है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये किसकी तरह, ऑक्सीजन किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीजन करेगा कैथोड की तरह काम करेगा। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये फ्यूल सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हम सबसे पहले किसका देखेंगे, एनोड पे जो रिएक्शंस हो रही है उस रिएक्शंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक फ्यूल सेल बनाते हैं हम। ये H2 है, और ये कौन सी गैस है, यहाँ से O2 गैस। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट हो रही, यहाँ से H2, यहाँ से O2, और यहाँ से H2O, और ये जो है वो है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। और इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पोर्स है, इसके अंदर छोटे 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 से छिद्र है। ठीक है, जिनमें से O2 और ये H2 जो है वो इसके अंदर आती है, और इस ग्रेफाइट के अंदर एक पेस्ट भरा हुआ होता है। ठीक है, वो पेस्ट कौन होता है, वो होता है NaOH बेसिक। देखिए कि ये बीच में ये क्या भरा हुआ है, इसके अंदर ये जो ग्रेफाइट है और इस ग्रेफाइट के बीच में ये भरा हुआ है पेस्ट। ठीक है, और कैसा है, NaOH। क्लियर है। अब देखिए इधर कि यहां से H2 गैस इंसर्ट हो रही है, इधर से O2 गैस इंसर्ट हो रही है। अब देखिए ये ग्रेफाइट की ये रोड है, इस पे टकराएगी, और इन जो छोटे छोटे पोर्स है, इन पोर्ट में से ये पास आउट होगी ये गैस, और यहाँ पर कौन है, OH, NaOH बेसिक सॉल्यूशन है, ये NaOH का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, और यहाँ से H2 और O2 यहाँ से रिएक्ट करके हमें क्या फॉर्म होगा, हमें मिलेगा H2O, हमें क्या मिलेगा, H2O। और इस तरह से ये फ्यूल सेल की रिएक्शन है, और ये किसकी तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह। अभी तो आपको बताया कि H2 एनोड की तरह काम करेगा, और O2 किसकी तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर एनोड की हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो H2 कन्वर्ट इनटू, जो H2 है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है H2O के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए इधर कि इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो वो H2O के अंदर कन्वर्ट होगी। और आपको हमेशा बताया है कि जो ये पेस्ट है ना, पेस्ट में से ही हम वो फॉर्म करते हैं कि एनोड वाली रिएक्शन, पेस्ट में से ही आयंस लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट में कौन है, NaOH, इसका मतलब यहाँ पे कौन से आयंस मिलेंगे, OH माइनस। क्लियर है। अब हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, तो ये तो 3 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, अब 2 ऑक्सीजन और 2 ही हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 4, इसका मतलब ये देखो 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 इधर और 2 ये वाली, और 2 ऑक्सीजन रह गए। इसका मतलब ये H2O का फॉर्म हो गया। और यहाँ पर कितने हैं, चार्ज क्या है यहाँ पे, -2, इधर क्या है, 0, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। ठीक करेंगे, और कैथोड पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा इसको ये गेन करेगा। ठीक है, इस पे क्या होगा, इस पे हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इस पे क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है। अब देखिए, और यहाँ पर कौन होगा, ऑक्सीजन, कैथोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन है, एनोड पे कौन है, हाफ O2, कौन है, हाफ O2। इसका मतलब ये ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH माइनस में। ठीक है, 2 से 2 कटा, 1 ऑक्सीजन आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कौन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे हम, H2O से लेंगे। ठीक है, तो ये H2O हो गया। अब देखिए इधर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने, 2, हाइड्रोजन 2, तो इधर क्या कर देंगे, 2OH माइनस। ठीक है, अब देखिए इधर कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, जितने ऑक्सीजन है उतने ही हाइड्रोजन है। अब देखिए इधर चार्ज कितना है, इधर -2 है, और इधर कितना है, 0 है। इसका मतलब चार्ज तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, यही तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको समझाया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये एनोड की
और कैथोड की रिएक्शंस हो गई। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर दीजिए। सबसे पहले कैंसिल आउट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किया जाता है, ठीक है। ओके, ये 2OH है। ओके, 2OH से 2OH कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे H2 रिएक्टेंट साइड एक है और यहाँ पर ये 2 है, तो इधर की साइड एक H2 बचेगा, ठीक है। एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा। अब रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट साइड लिख दो, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट साइड लिख दो। तो हम रिएक्टेंट में कौन है? H2। ओके, इधर कुछ नहीं है, इधर कौन है? हाफ O2। ओके, और यहाँ पर कौन है? H2O, और सारे कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब फाइनल रिएक्शन ये आ गई ना, H2 प्लस हाफ O2 टू गिव्स H2O, और इसके साथ में ये एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, और इसका मतलब ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ये फ्यूल सेल है, ठीक है। फ्यूल सेल के अंदर अपन स्पेशली वाटर के प्रोडक्शन का ही पढ़ते हैं, ठीक है। और ये बहुत डायरेक्ट मेथड हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब कहानी में दम है, ठीक है। तो अपन इनडायरेक्ट मेथड से कैसे है कि ये कंटेनर इस तरह से बनाया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस और यहाँ से ऑक्सीजन गैस, मतलब हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है। हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाएगी, और ये बीच में एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के जो रोड है, इसके बीच में एक पेस्ट भरा हुआ है, जो कैसा है? NaOH का पेस्ट है। और यहाँ पर इसमें एक पोर्स बने हुए, छेद बने हुए, जिनमें से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस दोनों इसमें से पास आउट होती, और यहाँ पर सॉल्यूशन कौन है? OH, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से जो H2O बन रहा है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2O, और इस तरह से हमें H2O का प्रोडक्शन हो रहा है। तो एनोड पे कौन गया? आपको बताया था ये ऑक्सीडेशन स्टेट से कि एनोड टर्मिनल पे H2 है और कैथोड टर्मिनल पे O2 है, और इस तरह से इन दोनों की रिएक्शंस हुई, और ये रिएक्शंस अपने को याद रखनी है, ठीक है। और ये आपका जो बैटरी वाला पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब है संक्षारण। संक्षारण मतलब कोई एक मेटल है और वो मेटल का खराब होना, मेटल का खराब होना ही क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है, ठीक है। मेटल्स धीरे धीरे उसकी जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की, सब सारी मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, जो आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी उसके अंदर ये बताया था कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है उनका ऑक्सीडेशन होता है, और जो कम रिएक्टिव मेटल्स है उनका रिडक्शन होता है। तो कोरोजन भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो इसका मतलब ये है कि कोरोजन में भी क्या कैथोड और एनोड होते हैं? बिल्कुल। कोरोजन के अंदर भी एक कैथोड की तरह काम करता है और एक एनोड की तरह काम करता है। ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। कहने का मतलब है इसमें भी एक रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। तो कोरोजन को इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में रखा गया है, ठीक है। तो किसी मेटल का खराब होना ही क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है, ठीक है। लेकिन कई लोग हैं जो कोरोजन को रस्टिंग नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं है। रस्टिंग जो वर्ड है वो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? रस्ट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आयरन के लिए, ठीक है। लोहे पे जो जंग लगता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोहा, जितने भी मेटल्स में ज्यादा से ज्यादा किसका यूज होता है? लोहे का यूज होता है। और लोहा यदि खराब हो जाए, लोहे पे जो जंग लगता है उसी को हम रस्ट बोलते हैं या रस्टिंग बोलते हैं। ये रस्ट वर्ड जो है स्पेशली आयरन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेटल्स, जो भी मेटल है, अब इसको समझिएगा। और ये कोरोजन बुक के अंदर थोड़ा सा बहुत एक टिपिकल लैंग्वेज दे रखी है। तो कोरोजन को आप बिल्कुल इजी तरीके में समझिए कि जो रस्टिंग है, रस्ट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आयरन के लिए, ठीक है, लोहे के लिए यूज किया जाता है। और जब लोहा खराब हो जाता है तो इसको रस्टिंग बोला जाता है। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर स्पेशली हम जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर आयरन का ही दे रखा है, मतलब यहाँ पे रस्टिंग वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम किसके बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं? हम आयरन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए कि मेटल्स की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए सोना है, ठीक है। सोना को यदि 100 साल भी जमीन के अंदर रख दिया जाए या खुले एनवायरनमेंट के अंदर रख दिया जाए तो सोना सोना ही है। कहते हैं कि सांच को क्या आंच, मतलब सच को किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है, सच तो सच होता है। इसी तरह से सोना भी सोना होता है। सोने
की रिएक्टिविटी 0 होती है, इसीलिए सोना सबसे ज़्यादा महँगा मेटल है। क्योंकि यदि वो रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, तो वो थोड़े दिन बाद में खराब हो जाता है। तो फिर हम आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी ही यूज़ करते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी क्यों यूज़ करते हैं? गोल्ड की ज्वेलरी को ज़्यादा इसलिए पसंद किया जाता है कि आज के करोड़ों सालों बाद में भी सोना सोना ही रहेगा। लेकिन लोहा जो है उसपे ईज़िली जंग लग जाएगा क्योंकि रिएक्टिव मेटल्स है और जंग लग के और धीरे-धीरे वो जंग कभी देखा होगा कोई ऐसा गेट जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे छेद हो जाते हैं, इतना खतरनाक उसके अंदर जंग लग जाता है। तो कहने का मतलब है लोहा खत्म हो सकता है, सारी मेटल्स खत्म हो सकती है। जैसे चाँदी है, चाँदी पे भी जंग लग जाता है इसलिए सोने की कंपैरिज़न में चाँदी जो होती है वो सस्ती होती है। ठीक है, कॉपर चाँदी से भी सस्ता होता है, इसी तरह लोहा उससे भी सस्ता होता है। कहने का मतलब है जो कॉपर के जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं उसको घर में यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसको देखो उसको बढ़िया चमका देते हैं, एक बार तो बढ़िया वाली शाइन आ जाती है, उसके बाद में 2-3 दिन बाद में उसके अंदर ग्रीन कलर की ऐसे कोटिंग आने लग जाती है। कहने का मतलब है चाहे चाँदी हो, चाहे तांबा हो, चाहे लोहा हो, इनमें जंग आएगा, ठीक है? इनका संक्षारण होगा, इनका कोरिजन होगा, लेकिन सोने पर कोई भी तरह की रिएक्टिविटी नहीं दिखाता है। लेकिन हम तो हमारा टॉपिक है कोरोजन और कोरोजन के अंदर हम स्पेशली पढ़ रहे हैं आयरन को और इसको रस्टिंग बोला जाता है। तो देखिए, ये जो मेटल्स होती है, इस मेटल को खराब कौन करता है? इसकी मेंटल हेल्थ को कौन खराब करता है मेटल की? इसको करता है एनवायरनमेंट। कौन करता है? एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे एक इंसान है और उसके आसपास का पॉजिटिव यदि माहौल है, ठीक है, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में रहेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और इसी तरह से बेचारा ये जो मेटल है, कोई सा भी मेटल और स्पेशली हम किसका पढ़ रहे हैं, आयरन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आयरन है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा और एनवायरनमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर हमें पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर भी है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस भी है, ठीक है, जिसके अंदर O2 भी है, H2 भी है, ठीक है, और सल मतलब सल्फेट भी है, जो भी जितने भी गैसेस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मतलब यहाँ पे SO2 लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब सारी गैसेस है, ठीक है, और CO2 भी है। इसका मतलब एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी गैसेस होती है और इनका सबका ध्यान किस पे रहता है, मेटल्स पे, कि भैया इसको खराब करना, मेटल को खराब करना ही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। तो देखिए, जो कोरोजन होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है कोरोजन ड्राई कोरोजन और एक होता है वेट कोरोजन, ठीक है। ड्राई कोरोजन के अंदर क्या पढ़ते हैं, ड्राई कोरोजन के अंदर हमें पता है कोई मेटल है और मेटल के साथ सिर्फ कौन रिएक्शन करेगा, सिर्फ गैस करेगी, ठीक है, और इस तरह से मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ड्राई कोरोजन के अंदर सिर्फ मेटल के साथ मॉइस्चर रिएक्शन नहीं करता है, वेट मतलब गीला, ठीक है, एक सूखी रिएक्शन और एक सूखा कोरोजन और एक गीला कोरोजन, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ गैसेस काम करेगी और वेट कोरोजन के अंदर मेटल के साथ में मॉइस्चर होगा, क्या होगा, मॉइस्चर होगा, ठीक है, प्लस गैसेस भी होगी। तो इसी तरह से कि सिर्फ गैसेस के साथ रिएक्शन करता है मेटल, तो ड्राई कोरोजन, और उसके साथ में यदि मॉइस्चर भी रिएक्ट करता है तो उसको बोला जाता है वेट कोरोजन। क्लियर है? तो इसका मतलब इसके अंदर भी आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। अब देखिए इसके अंदर कि ये जो गैसेस है, जैसे कि O2 है, ठीक है, CO2 है, और ये क्या करती है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, ऑब्वियसली वाटर के अंदर ये क्या होती है, सोल्यूबल होती है, कम मात्रा में होती है O2 तो, लेकिन होती जरूर O2 CO2 सोल्यूबल है, ठीक है। और जब H2 है, जैसे H2 है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड में से ये कैसे टूटेगा, 2H प्लस हाइड्रोजन गैस भी देगा, कार्बोनेट भी देगा, ठीक है, और H2O है और इसका सेल्फ
यदि डिसोसिएशन होता है तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। ये भी हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये मॉइस्चर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, मेटल करेगा। और हमें पता है कि मॉइस्चर के अंदर O2 भी होता है, CO2 भी होता है, ठीक है। और इस तरह से बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर समझा रही हूँ। ये आयरन का मेटल है, यहाँ पे एक मॉइस्चर है। सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पर मैंने ऐसे बना दी, देखो ये तो पूरी मेटल की रोड है, ओके, आयरन की रोड है। इस तरह से ये आयरन हमने ऐसे कुछ बना दिया, इनके एटम्स बना दिए कि सारा आयरन है, ठीक है। ये सारे इसके अंदर, ये आयरन का ये पूरा मतलब इसके अंदर आयरन के एटम्स है, आयरन की एक रोड है, क्लियर है। अब इसके अंदर ये आयरन है सबके अंदर, ठीक है, सबके अंदर Fe है, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होगा कि एनवायरमेंट के ये जैसे ही मेटल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आई, क्या हुआ, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आई और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, ये एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आते ही इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पर ये किसके कांटेक्ट में आई, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन भी है, यहां पे H2 भी है, ठीक है, और यहां पर कार्बोनेट भी है, ठीक है। सारी गैसेस, CO2 भी है, ठीक है, सारी गैसेस एनवायरमेंट के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इन एनवायरमेंट के ये कांटेक्ट में आया ये मेटल और आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया और आयरन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आयरन +2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इनका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। 2 आयरन का दिया है तो हम सीधा यहाँ पे लिख दें कि 2 और आयरन +2। बहुत सारे जो मेटल्स के, वो तो मेटल पूरी आयरन की बनी हुई, तो सबकी रिएक्शन होती है एक साथ, तो एक साथ तो सबका नहीं बता सकते ना, तो पर्टिकुलर हम एक आयरन का एक एटम लेकर उसके बारे में एक रिएक्शन बता सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन +2 में कन्वर्ट हो गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन कैप्चर करेगा, H2O2, ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिए रिएक्शन किस पे करते हैं हम, एनोड पे करते हैं, ठीक है। एनोड आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन कन्वर्ट हो रहा है आयरन +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। 2 आयरन लेंगे तो 2 कर देंगे इधर, और अब एक आयरन का देखते हैं तो आयरन +2 में कन्वर्ट हो गया और कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। ये एनोड पे रिएक्शन होगी। और इसी तरह से हम रिएक्शन किस पे करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे कैथोड पे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जो H+ आयन है मॉइस्चर के अंदर, और जो ऑक्सीजन है वो इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो हम लिख दें इसके अंदर ½ O2 प्लस 2H+ हाइड्रोजन आयंस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और इसने क्या बना दिया, देखो एक ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये H2O का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। और इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, यही तो होता है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। और जो रिएक्टेंट साइड है आयरन लिख दिया प्लस ½ O2 कर दिया प्लस 2H+ कर दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन +2 के अंदर, और ये हो गया H2। अब देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो आयरन +2 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो क्या मतलब आयरन +2 रस्टिंग वाली फॉर्म में, नहीं, ये रस्टिंग वाली फॉर्म में नहीं। इसको आप समझिएगा, देखिए जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखिएगा, Fe2O3XH2O, ये रस्टिंग है। तो हमने जो लिखा है वो आयरन +2 है, इसका मतलब क्या ये सही है या फिर ये सही है, रस्टिंग का फॉर्मूला ये सही है, इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी फाइनल रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब आयरन +2 फर्दर क्या करेगा, और ऑक्सीजन, ये आयरन जो है वो फर्दर ऑक्सीजन से क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। आयरन +2 में कन्वर्ट हुआ, जैसे जैसे इसका ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, इसमें कोरोजन बढ़ता जाएगा, और कोरोजन का फॉर्मूला ये होता है रस्टिंग। इसका मतलब यहां तक आप रिएक्शन को उतारिए, उसके बाद वाली रिएक्शन
कहने का मतलब है आपको क्या मिल गया, आयरन प्लस 2, आपको फेरस मिला। आयरन प्लस 2 को बोला जाता है फेरस और आयरन प्लस 3 को क्या बोला जाता है, फेरिक बोला जाता है। तो इसका मतलब फाइनल रिएक्शन ये नहीं है, इसका मतलब अपने को तो रस्ट बनाना है। तो रस्ट बनाने के लिए इस रिएक्शन को एक बार उतारिए, देन आयरन प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, ये सुखी हो गया, बोला कि ठीक है अब पीछा छुड़ा, इसका टारगेट मुझे बर्बाद करने का ही था, मुझे खराब करने का ही था, बर्बाद हो गया, ठीक है। इसका मतलब आयरन आयरन प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये बिल्कुल शांति से बैठ गया, बोला कि अब एनवायरमेंट की जितनी भी गैसेस है, मॉइस्चर है, मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन ये बेचारा भूला आयरन प्लस 2, उसको लगा कि अब ज्यादा शोषण नहीं होगा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये राक्षस लोग और बैठे हैं इधर। इसका मतलब आयरन प्लस 2 जो बना है प्रोडक्ट के अंदर, वो वापस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब आयरन प्लस 2 को, इसको बोला भाई पीछे देख, है ना। ये स्लो ईटिंग करता है, मतलब धीरे धीरे इसको, धीरे धीरे इस मेटल को खराब करता है, स्लो ईटिंग अप। ऑक्सीजन धीरे धीरे आयरन प्लस 2 के साथ रिएक्शन करके और एक किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये फॉर्मेशन कर लेगा Fe2O3 और XH2O। इसका मतलब अब अपने को यदि इससे वापस ये जंग बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी तो चाहिए ना, इधर रिएक्टेंट साइड तो हाइड्रोजन, यहाँ पर H2O का क्यों मॉइस्चर के अंदर है, H2O के अंदर बन जाएंगे और हमें रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ बैलेंसिंग रिएक्शन को ज्यादा इतना अपने को भाव देने की जरूरत नहीं है, अपने को इतना ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ, आयरन आयरन प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, आयरन प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और किसका फॉर्मेशन कर दिया, इसने H2 का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद में ये आयरन था, ये अपने शांत अवस्था में बैठ गया कि भैया अब अपने साथ में कोई भी तरह का कोई शोषण नहीं होगा, पर उसको ये नहीं पता कि ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आयरन प्लस 2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ से मिला, मॉइस्चर से, ठीक है। तो ये H2 से रिएक्ट करके और ये बना दिया है Fe2O3 XH2। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने रिएक्शन में बैलेंसिंग होगी वो सारी रस्ट, ठीक है। ये आपको, ये है रस्टिंग का फॉर्मूला, ठीक है, आयरन के लिए। यहाँ पर एनोड भी कौन है, एनोड भी कौन है, आयरन। और यहाँ पे कैथोड भी कौन है, यहाँ पे कैथोड भी कौन है, आयरन, ठीक है। जो एनोड है वो कैसा है, वो प्योर आयरन है, एनोड कैसा है, प्योर आयरन। और जो कैथोड है वो होगा इम्प्योर आयरन, ये आपको ध्यान रखना। कहने का मतलब वो ऐसे पूछ सकता है कि कैथोड की तरह कौन काम करता है, क्या O2 काम करता है, क्या H2 काम करता है, ना भी ना। अपने को पता है कैथोड टर्मिनल हो चाहे एनोड हो, उसके अंदर कैथोड और एनोड की तरह कौन काम करेगा, आयरन ही करेगा। बस ये फर्क है कि एनोड जो होगा प्योर होगा और जो कैथोड होगा वो इम्प्योर होगा। कहने का मतलब आयरन प्लस 2 वापस कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। वापस देख लीजिए इस रिएक्शन को कि जैसे ये आयरन था, इसको क्या किया, जैसे ही एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आया, इससे बेचारे से इलेक्ट्रॉन निकलवा लिए, बोले तेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन से दे दे इधर। और इसका काम है, कोरोजन का काम ही क्या है, इसका कोरोजन का काम ये बेचारे इसको पूरी तरह से मेटल को बर्बाद करना। क्लियर है, आयरन प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया ऑक्सीजन ने, O2 ने, और किसने, हाइड्रोजन आयंस ने। और ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसने क्या बना दिया, 2H2O बना दिया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहां से हमने कैंसिल आउट करके और हमें क्या मिल गया, आयरन प्लस हाफ O2, और ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2OH माइनस, और ये हो जाएगा 2H2O, और कैसे नहीं ना, हाँ, आयरन प्लस 2। अब ये जो बेचारी आयरन प्लस 2 थी, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, अब कैथोड में। अब ये जो आयरन है, आयरन प्लस 2, ये फ्री फॉर्म के अंदर हो गया, फ्री फॉर्म के अंदर एनवायरमेंट के अंदर रहने लग गया, लेकिन ऐसे लोग जीने नहीं देंगे। आयरन प्लस 2 को भी क्या बोला कि भैया हम तो ये सड़ी हुई, जब तक ये पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगी,
जब तक ये सारे जिसके इसके बाद जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं निकालेगी, जब तक ये एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और इसके साथ में और कौन होगा, वाटर भी होगा। और इस तरह से रस्ट का फॉर्मूला बन गया Fe2O3XH2O। यह है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है? इसका मतलब इसमें कैथोड टर्मिनल भी होता है और एनोड टर्मिनल भी होता है। ये आपको ये चीज बता दी। अब क्या होता है, कोरोजन को यदि हमें बचना है, ठीक है, तो कोरोजन से किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि यदि कोरोजन को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, तो इसको कोरोजन को रोकने के लिए क्या होता है, सबसे जो सस्ता और सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है कि जो भी मेटल है, जैसे हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन पे क्या कर दो, उस पे पेंट कर दो। यदि उस पेंट कर देंगे तो उसकी सरफेस से वो डायरेक्ट जो एनवायरनमेंट की मॉइस्चर या एनवायरनमेंट की जो भी गैसेस होगी वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको पेंट कर देना है आयरन को। सेकंड चीज ये होती है कि मान लीजिए कि ये जो आयरन की मेटल है, ये क्या है, आयरन की मेटल है, और हमें पता है कि आयरन क्या है, रिएक्टिव मेटल है। क्या है, रिएक्टिव मेटल है। अब इसका मतलब है हमें क्या करना है, आयरन को बचाना है, ठीक है। अब आयरन से भी तो खतरनाक कोई और मेटल्स भी होगी, बिल्कुल होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने देखा है कि आयरन से जो जिनका रेडॉक्स पोटेंशियल कम है, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब मान लीजिए कि इसके ऊपर कोटिंग किसकी कर दी, इसके ऊपर कोटिंग कर दी जिंक की। किसकी कोटिंग कर दी हमने, जिंक की। और यदि अब ये क्या है, वैसे तो रिएक्टिव है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये क्या है, लेस रिएक्टिव। ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। और ये क्या है, ये है इसके कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव। ठीक है। अब यहां पर एनवायरमेंट, ये तो आसपास का माहौल तो है ही, ठीक है, इसमें मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन भी है, H2 भी है, H2O भी है, सारी गैसेस है, CO2 भी है ना, SO2 भी है, SO3 भी है, सारी गैसेस है एनवायरमेंट की। ठीक है, लेकिन इन गैसेस का इन मॉइस्चर का काम क्या है, मेटल को बर्बाद करना। पर अब कहता है, ये भी इसका दोस्त है, वो कहता है कि देख, तुझे नहीं मरने दूंगा, तुझे खराब नहीं होने दूंगा, जो भी आएगा पहले मेरे से कांटेक्ट करेगा। तो देखिए, तो ये जो एनवायरनमेंट के जितने भी पार्टिकल्स है वो किस पे डायरेक्ट जाके रिएक्ट करेगा, जिंक पर। इसका मतलब जिंक क्या होगी, वो जिंक में कोरोजन शुरू हो जाएगा, और जिंक धीरे धीरे, मतलब इसका बचाव हो गया ना, इसको प्रोटेक्ट कर दिया कि मेरे दोस्त तू टेंशन मत ले, कोई गोली मारेगा तो पहले गोली मुझे लगेगी, तुझे नहीं लगेगी। तो ये बेचारा जिंक है जो मोस्ट रिएक्टिव है कंपैरेटिवली आयरन से, तो इसकी जो कोटिंग की जाती है, इसका मतलब ये सेकंड, ये जो प्रिवेंट करने, कोरिजन को प्रिवेंट करने का सेकंड मेथड है। इसका मतलब ये मेटल जो है वो इसका बचाव हो गया, और ये गोली के सामने कौन आ गया कि पहले मुझे मारो। इसका मतलब सैक्रिफाइस किसने किया, सैक्रिफाइस जिंक ने किया। इसलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्या, सैक्रिफाइस, इसने सैक्रिफाइस किया कि भैया तेरे ऊपर जो कोटिंग है वो हमारी लगा दीजिए। इसका मतलब बंदूक की गोली आएगी, बुलेट आएगी, तो पहले हमें मारेगी, उसके बाद में तुम्हें मारेगी। ठीक है, तो इसने जिंक की कोटिंग की। और इफ आयरन इज जनरली कोटेड विद जिंक, आयरन generally coated with zinc, this process is called galvanization। very 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 important। यहाँ पे आपको galvanization है, वो पर्टिकुलर जिंक की मेटल का ही कोटिंग होती है, इसको ध्यान रखना। वहां पे आपको galvanization के अंदर दूसरी मेटल दे सकता है, पर दूसरी मेटल को, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन नहीं बोलते, सिर्फ जिंक को बोलते हैं। और ये कैसा मेथड है, ये सैक्रिफिशियल मेथड है। सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, जिंक कर रहा है कि भैया ये एनवायरनमेंट है जो आपको खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। सेकंड मेथड देखिए, और इसी तरह से एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी होता है। और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जो होता है वो जैसे अंडरग्राउंड जो पानी के पाइप होते हैं,
ठीक है। अंडरग्राउंड जो वाटर की जो सप्लाई करने वाले जो पाइप होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, लोहे के पाइप ही तो होते हैं। तो उन लोहे की पाइप में इसका मतलब तो फिर धीरे धीरे जो अंडरग्राउंड जो पाइप है वो तो धीरे धीरे पानी के साथ रिएक्शन करके और इस तरह से अपने को तो रस्ट ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो होती है उसको क्या कर देते हैं कि उसको इलेक्ट्रिकली उसको जोड़ देते हैं, ताकि पानी का जो ज्यादा लगाव है वो उन दूसरी मेटल के साथ हो जो आयरन से क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो। और इस तरह से ये बैरियर वाला भी पढ़ा दिया। बैरियर बोले तो सिंपल मेथड है पेंट करके, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है ना उसका भी कोटिंग कर सकते हैं। जैसे मोर रिएक्टिव का किया वैसे लेस रिएक्टिव का किया, लेस रिएक्टिव किया तो भी मतलब आयरन अपना आप बच जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये आयरन है और इस आयरन पे आयरन है जो ज्यादा रिएक्टिव है और इस पे हमने किसकी कोटिंग कर दी, मान लीजिए लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है, जैसे कॉपर है, ठीक है। जैसे कॉपर है, क्रोमियम है, और इनकी यदि हम निकल है, इनकी कोटिंग कर दी जाए जो कि लेस रिएक्टिव है और ये इनके कंपेयर में क्या है ना, मोर रिएक्टिव है। तो इसका मतलब लेस रिएक्टिव मेटल से ही कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो आयरन फिर भी बच जाएगा। तो इस तरह से जो कोरोजन को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। इलेक्ट्रिकल मेथड हो सकता है, बैरियर मेथड हो सकता है, सैक्रिफिशियल मेथड हो सकता है। तो इस तरह से अपना ये लेसन आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब इस बुक के अंदर आपका एक ही चैप्टर बचा है, वो है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसका वन शॉट भी मैं बहुत जल्द लेके आ रही हूँ। तो जब तक आपको यदि वाकई में आपको यदि डीपली कुछ पढ़ना है तो जो मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किए हैं उनसे पढ़िए, और यदि आपको लग रहा है कि ठीक है चल रहा है काम, उसमें वन शॉट चलाएंगे।